एक दिन मेरे सर में दर्द हो रही थी। देवर कहने लगा, भाभी मसाज कर देता हूँ। जब देवर ने मसाज किया तो मुझे इतना सुकून मिला, पूरी रात मुझे कोई होश ना रहा। फिर मैं रोज़ाना मसाज करवाने लगी और उस दिन मेरे जिस्म पर भी तेल लगा था और मुझे कोई होश ना थी। अगले दिन मैंने कैमरा लगाकर देवर को बुलाया और सुबह उठी तो कैमरे में देखा तो मेरी रूह कांप गई। मेरा देवर तो कभी कभी हम रिश्तों की सीमा ख्याल नहीं रखते और इसी वजह से बहुत नुकसान उठाते हैं। हर रिश्ते की एक लकीर होती है और अगर इंसान लकीर पार कर जाए तो और रिश्ता उसके लिए बवाल बन जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं एक रिश्ते में अपनी हद पार कर गई थी। जो कुछ मुझ पर गुजर गई थी वह सब भुलाना बहुत मुश्किल था। पिछले कुछ दिनों से मेरा सर दर्द से फट रहा था। कोई गोली असर नहीं कर रही थी। मेरी रात की नींद ना होने की बराबर थी। मैं सारी सारी रात जगती और घर में यहाँ से वहाँ घूमती रहती या फिर अपने बिस्तर पर करवटें बदलते। जज्बात के तड़प ने मुझे दीवाना कर दिया था, इसलिए मेरे सर में दर्द होने लगा था। मेरा देवर पिंटू, जो उम्र में मुझसे छोटा था, वह मेरा बहुत ही ख्याल रखता था और हम दोनों काफ़ी घुल मिल गए थे। मैं भूल गई थी कि देवर और भाभी के रिश्ते क्या होते हैं। पिंटू ने कई बार मुझे रात में जगते हुए देखा था। एक दिन मेरी तकलीफ़ देखकर कहने लगा कि भाभी, मैं आपके सर में तेल लगाकर मसाज कर देता हूँ, आपका दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। मैं आपको इतना सुकून दूंगा कि आपको फ़ौरन ही नींद आ जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं हंसने लगी। मुझे लगा कि वह ऐसे ही कह रहा है, लेकिन अच्छा ठीक है, लगा दो। वह तेल उठाकर ले आया और मेरे सर में अच्छे से मसाज करने लगा। साथ ही साथ वो अपने दिन भर के किस्से सुनाने लगा था। उसकी उंगलियां तेज़ी से मेरे सर में हरकत कर रही थी और मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। उसने मेरे कंधों को भी बहुत अच्छी तरह से दबाया और बहुत नरमी से मेरे कंधों को दबा रहा था। मैं रोज़ाना रात को चाय पीने की आदी थी। पिंटू मेरे लिए चाय भी खुद ही बना ले आया था। मालिश करवाने के बाद मैं पिंटू के साथ चाय पी और सोने लेट गई। मुझे ऐसे नींद आई कि मैं सुबह ही उठी। सच में पिंटू के मसाज में तो एक जादू था। मुझे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था। काफ़ी दिनों के बाद मुझे इतनी गहरी नींद लगी थी। सुबह उठते ही मैं नहाने के लिए वॉशरूम में गई तो मैंने बहुत हैरत हुई जब मैं अपने जिस्म पर कहीं कहीं तेल लगा हुआ देखा। शायद मैं नींद में अपने सर पर हाथ लगाने के बाद अपने जिस्म पर भी रख लिया होगा। दिन भर अपने कामों में लग गई। नींद पूरी होने के वजह से मेरा सर दर्द बिल्कुल गायब हो गया था। मेरी शादी को 1 साल बीत गया था और 1 साल मैंने बहुत अच्छे से गुजारा था। जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो मेरा देवर पिंटू 16 साल का लड़का था। पिंटू के अंदर बहुत ज़्यादा बचपना था और वह मुझे बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा लगता था। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि उनके पिता इस दुनिया से बहुत जल्दी ही चल बसे, जिसकी वजह से पिंटू को बाप का प्यार नहीं मिल सका। उनकी माँ भी पिंटू पर और घर पर बहुत कम ध्यान दिया करती थी और मेरे पिता तो यहाँ रहते ही नहीं थे। इसलिए सुरेश ने मुझसे कहा कि मैं आप सबसे ज़्यादा पिंटू का ख्याल रखूं। मैं सुरेश से वादा कर लिया था कि मैं पिंटू का ख्याल अपने बच्चों की तरह रखूंगी और मैंने अपना वादा पूरी तरह निभाने की कोशिश भी की थी। मेरे पति सुरेश दूसरे शहर में नौकरी करते थे और वह महीने में 4 दिन के लिए ही घर वापस आते थे।
बाकी सारा वक्त मैं अपने छोटे देवर पिंटू और अपने सास के साथ ही गुजारती थी। पिंटू अब एक 17 साल का लड़का था जो जवान हो रहा था। वह मुझसे उम्र में सिर्फ 4 साल ही छोटा था और इसलिए हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं उसकी हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखती। वह कॉलेज से आते ही भाभी भाभी कहता और मेरे आगे पीछे घूमने लगता। सुरेश की यहाँ ना रहने से मेरे छोटे बड़े काम सब के सब पिंटू के ही जिम्मेदारी थी। पिंटू कॉलेज से आने के बाद मेरा सारा काम कर देता और उसके बाद मेरे साथ वक्त गुजारता था। पिंटू के साथ रहते रहते मैं एक बार शिद्दत से महसूस करी थी कि वह सुरेश को बिल्कुल पसंद नहीं करता, बल्कि उसका जिक्र आने पर वह खामोश हो जाता था, फिर बात ही बदल दिया करता था। मैं उससे जानना चाहती थी आखिर सुरेश से तकलीफ़ है, लेकिन मैं ये कभी सवाल नहीं कर पाई थी और बहुत समय के बाद मुझे इसका जवाब मिल गया। सुरेश की अम्मा सारा दिन मोहल्ले में घूमती और शाम होते ही जल्दी सो जाती। अगले दिन सवेरे होते ही फिर मोहल्ले में निकल जाती, इसलिए मुझे कभी भी उनके तरफ से कोई तकलीफ़ नहीं होता। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन सुरेश के बगैर मुझे रात भर नींद नहीं आती थी और मैं सारी रात करवट बदल बदल गुजारती। कभी कभी तो मेरा दिल कहता कि मैं सुरेश के पास ही चली जाऊं, लेकिन ऐसा फ़िलहाल मुमकिन नहीं था, इसलिए मुझे सर में दर्द रहने लगा। पिंटू को मालूम था कि मेरे सर में दर्द है, इसलिए तो पहले मेरे लिए दवा लेकर आया करता था, लेकिन एक दिन वह कहने लगा कि अब कब तक दवा खाते रहेंगी, इससे अच्छा तो यह है कि मैं आपका मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। मैं पिंटू से कहा कि मसाज करने से अच्छा है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने भाई के पास भिजवा दो, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। मेरी बात सुनकर पिंटू कहने लगा, अगर आप चली जाएंगी तो मेरा क्या होगा, मैं तो आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो मुझे इसी तरह का बातें किया करता था। पिंटू को वाकई मेरी बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी। हम दोनों अक्सर ही बाहर घूमने के लिए चले जाते और रात को मेरे लिए आइसक्रीम लाता और हम दोनों मिलकर रात तक एक साथ मूवी देखते। मैं पिंटू के पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा मदद किया करती थी। वह मुझे बेझिझक अपना हर तकलीफ़ बताता था। पिंटू के साथ खरीदारी पर जाती तो वो मुझे बहुत ही मॉडर्न और फैशनेबल कपड़े के लिए फोर्स करता था। घर में तो मुझे दुपट्टा भी नहीं रखने देता था। मैं जब भी दुपट्टा लेकर काम करती तो वो दुपट्टा लेकर फेंक देता था। वो कहता, आप इसे इतनी गर्मी में लेकर कैसे काम करती है। वह हर बात में मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र करता था। उसको हल्के रंग के कपड़े बहुत पसंद थे, इसलिए मैं जब भी उसके साथ बाज़ार जाती तो मुझे हल्के रंगों के कपड़ा दिलाता और उनकी सिलाई भी बहुत फैशनेबल करवाता। उसने मेरे कपड़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। मैं उसे कहती थी कि तुम्हारी बीवी तो बहुत खुशनसीब होगी जो उसका पति अपनी पसंद से कपड़े डिज़ाइन करवा कर देगा। वो मेरी बात सुनकर कहता, फ़िलहाल तो आप बहुत खुशनसीब है जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। और वाकई में बहुत खुशनसीब थी, क्योंकि उसने कभी मुझे किसी काम के लिए मना नहीं किया था। वह मेरे तमाम जोड़ों में गहरे गहरे डिज़ाइन वाले गले बनवाता, बड़ी बड़ी चौक बनवाता, जिनसे अक्सर मेरी कमर तक झांकने लगती और कमीज भी इतना चुस्त होती कि कभी कभी मेरा सांस लेना भी दुश्वार होता। लेकिन पिंटू को ऐसे कपड़े बहुत पसंद थे। मैं उसे अपने बच्चों की तरह रखती थी, इसलिए कभी भी उसकी पसंद का कपड़ा पहनने से मना नहीं करती थी।
हल्के गुलाबी रंग का एक जोड़ा पहने मैं किचन में काम कर रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मेरा पूरा जिस्म पसीना पसीना हो गया था। मेरे लिबास से सब कुछ साफ साफ दिख रहा था और मैं बिना दुपट्टे के काम करने में मगन थी। तभी वो अचानक से पीछे से चला आया और मुझे देखकर कहने लगा, आप तो आज बहुत हॉट लग रही हैं। उसके इस बात से मैं शर्मिंदा होने लगी और जल्दी जल्दी अपना दुपट्टा ढूंढने लगी। तभी वह कहने लगा कि मैं तो मजाक कर रहा था भाभी, आप आराम से अपना काम करें। और वह किचन से निकल गया। सुरेश मुझसे मिलने वापस आते तो उन दिनों पिंटू मुझे बहुत कम बातें करता था। सारा सारा दिन पढ़ाई में मगन रहता। सुरेश बहुत खुश रहते थे कि पिंटू पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहा था और मैं भी उन दिनों सुरेश के साथ इतना मगन रहती कि पिंटू का बदला हुआ रवैया मुझे महसूस नहीं होता। सुरेश बस 4 दिन मेरे पास गुजार कर वापस चले जाते और पिंटू फिर मेरे साथ पहले जैसा ही पेश आता। वो मेरे मामले में बहुत ज़िद्दी सा हो गया था। वो चाहता था कि मैं उससे कुछ भी कहूँ, मैं उसकी फ़ौरन बात मान लूँ। उसके दोस्त के भाई की शादी थी। वह मेरे पीछे लग गया था कि मैं भी उसके साथ चलूँ। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन जब उसका चेहरा उतरा हुआ देखा तो मजबूरन मान गई। लेकिन मैं सोच रही थी कि उसके दोस्त के भाई की शादी में मैं जाकर क्या करूँगी। लेकिन वहाँ जाकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। पिंटू के सभी दोस्त मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे और इस तरह मिल रहे थे जैसे हम बहुत बार मिल चुके हैं। पिंटू का एक दोस्त कह रहा था कि पिंटू हर वक्त आपका ही जिक्र करता है और आपका बहुत तारीफ़ करता है। सब मुझसे मिलने की ख्वाहिश करते थे और मुझसे मिलकर उन्हें बहुत खुशी हुई थी। वापसी पर मैंने पिंटू से पूछा कि तुम अपने दोस्तों से मेरे बारे में क्या बातें करते हो जो मुझे इतनी अच्छी तरह पहचानते हैं। पिंटू कहने लगा कि आप तो मेरी सब कुछ है, मैं हर वक्त आपकी बात करता हूँ। उस वक्त मैं पिंटू का बात का मतलब समझ नहीं पाई थी, लेकिन जिस दिन मुझे उसकी बात का मतलब समझ आया उस दिन मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। पिंटू रोज़ रात को मेरा मसाज करने लगा और मैं सुकून की नींद सोने लगी। लेकिन अगले दिन मैं अपने जिस्म पर जगह जगह तेल के निशान मिलते तो मैं हैरान रह गई और इसलिए एक रोज़ मैं अपने कमरे में एक कैमरा लगाया और पिंटू से मसाज करवाने लगी। मसाज करवाने के थोड़ी देर बाद मुझे हमेशा की तरह नींद लग गई। सुबह उठकर जब मैंने कमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो मेरी सांस रुक गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि पिंटू मेरे साथ ऐसा भी कर सकता था। मैं तो पिंटू पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी और उसको अपना छोटा भाई समझती थी, लेकिन उसने तो देवर भाभी के रिश्ते का लिहाज भी नहीं रखा। वीडियो में पिंटू मेरी अच्छी तरह मसाज कर रहा था और फिर मेरे लिए चाय बना कर लाया और चाय पीने के बाद पिंटू कमरे से निकल गया और मैं सोने के लिए लेट गई। थोड़ी ही देर बाद मुझे इतनी गहरी नींद लग गई कि पिंटू कमरे की दरवाज़ा खोलकर दोबारा अंदर आया और मैं दरवाज़ा खोलने के आवाज़ पर भी ना उठी। उसने अंदर आने के बाद कमरे की दरवाज़ा लॉक किया और मेरे करीब चला आया। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा मुझे अपनी आँखों पर यकीन ना आया। पिंटू कुछ देर तो खामोशी से बैठा मुझे देखता रहा। उसके बाद अपनी उंगलियों से मेरे चेहरे पे छूने लगा। उसने अपनी मोबाइल फ़ोन निकाल कर मेरी बहुत सारे तस्वीरें खींची और उसके बाद धीरे धीरे मेरे कमीज को मेरे बदन से अलग कर दिया। तेल की वो शीशी जो मसाज के लिए लाया था कमरे में ही रखी थी। उसने अपने हाथों में लिया और मेरे जिस्म का मसाज करने लगा। मैं बेहिजाब सी उसके सामने पड़ी थी और वो मेरे जिस्म पर अपने हाथों से मल रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपने होठों से मुझे चूमना शुरू किया और उसके बाद वह अपने तमाम हदें पार करते चला गया।
उसने हम दोनों के बीच मौजूद तमाम दीवारों को गिरा दिया था। वह जज्बात में इतना आगे निकल गया था कि घंटे तक वह मेरे ऊपर हावी रहा। मैं उसके आगे बेजान थी और वह पूरी तरह जोश में था। कई घंटे मेरे साथ गुजारने के बाद वह जिस तरह आया था उसी तरह वापस चला गया था। वह मेरे इज्जत को पूरी तरह पामाल कर गया था और यह सब देखकर मेरी रूह तक कांप रही थी। मैं तो उसको अपना छोटा भाई समझती थी और इसलिए उसे इतनी घुली मिली रहती थी, लेकिन मैं यह कभी जान ही नहीं पाई कि उसके नियत में खोट है। मैं अपने कमरे में बंद थी। जब वह कॉलेज से आया तो सीधा मेरे कमरे में चला आया। मेरे बिल्कुल करीब बैठकर पूछने लगा, भाभी क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मैं गहरी निगाह उसे पर डाली और कैमरे की रिकॉर्डिंग उसकी तरफ बढ़ा दी, जिसे देखकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया और उसके बाद जो कुछ उसने कहा उसे सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने अचानक से ही मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया था। वह कह रहा था कि उसे पहले दिन ही मुझसे मोहब्बत हो गई थी। वह हमेशा से ही मोहब्बत के लिए तरसा था और जब मैंने उस पर ध्यान देना शुरू की तो उसे मेरा वजूद अच्छा लगने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा है जो उसे मोहब्बत करता है। वह कह रहा था कि आप वह मुझसे दूर नहीं रह सकता और इसलिए उसकी नज़र में अपने बड़े भाई की वजूद भी खटकने लगा था। जब भी सुरेश आता तो खुद को कमरे में बंद कर लेता, क्योंकि वह हम दोनों को साथ में नहीं देख सकता था। सुरेश से तो यूं ही पहले से ही नफरत करता था, क्योंकि सुरेश के अब्बा सुरेश से बहुत मोहब्बत करते थे और मरने से पहले घर भी सुरेश के नाम कर दिया था। मेरा और सुरेश का साथ उससे बहुत चुभता था और जब वह मेरे साथ खरीदारी पर जाता तो वह जानबूझकर मुझे ऐसे लिवाज लेने पर मजबूर करता जिससे वह मेरे वजूद को देख सके। उसे हल्के रंग पसंद नहीं थे, बल्कि हल्के हल्के रंगों से मेरा अच्छा लगता हुआ वजूद पसंद आता था। वह कह रहा था कि मैं खूबसूरती से घायल हो चुका था, वह बस मुझे पाना चाहता था। उसके लिए अपने जज्बात को काबू में रखना बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे आधी आधी रात तक जगते हुए देखता तो यह बात मुझे बेचैन करती कि मैं उसके भाई की याद में जग रही हूँ। उसकी ख्वाहिश थी कि उसके लिए बेचैन रहूँ और ज़िंदगी भर उसके साथ रहूँ। मुझे अपने भाई से दूर करना चाहता था और अपने करीब लाना चाहता था, इसलिए उसने मेरा मसाज करना शुरू कर दिया ताकि मैं सुकून हो जाऊं और वह मेरे चाय में नींद की गोली मिलाकर लाता और जब उसे यकीन हो जाता कि मैं गहरी नींद में हूँ तो वह फ़ौरन ही मेरे कमरे में चल आता और अपने प्यास वजूद को पूरा कर जाता। उसने अपने दोस्तों को भी यह बात बता दी थी। वह मुझसे मोहब्बत करने लगा है और उसके दोस्तों ने ही यह तरीका बताया था। पिंटू और उसके दोस्त जवानी के दहलीज पर थे, इसलिए वह सही और गलत से बेखबर होकर मेरी इज्जत पमाल कर बैठे थे। पिंटू की ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने यह सब कर दिया था और मैं उसको भाई की बीवी थी और वह मेरे बिस्तर तक आ गया था। मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैं नफ़रत से एक निगाह पिंटू पर डाली तो वह मेरे कदमों में बैठ गया और कहने लगा, वह बस मुझसे मोहब्बत चाहता है और मेरी नफ़रत उसे मार डालेगी। बाप की जुदाई के साथ साथ वो तो अपनी माँ की लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह कह रहा था कि अम्मा ने कभी भी मेरी जज्बात और ज़रूरत का ख्याल नहीं रखा, बल्कि सारे मोहल्ले की चक्कर लगाती रही। वह पूरी तरह तन्हाई का शिकार था। जब मैं इस घर में आई तो उसका तन्हाई मिट गई। उसने पूरी तरह अपने आप को मेरे साथ मसरूफ़ कर लिया। मैं पिंटू को धक्का देकर अपने पैरों के पास से हटाया। मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी।
उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया था, मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती थी। मैं जानती थी कि इसमें सारे गलती पिंटू की नहीं है। वो वाकई रिश्तों के लिए तरसा हुआ था और मुझे पाकर वो अपनी हद भुला बैठा था। इसमें गलती मेरी भी थी। मैं भी कभी उसे सही और गलत नहीं बताया। उसने जब भी मेरे लिए लिबास सिलवाया तो मैं उसे उसकी पसंद समझकर कबूल करती गई। मैं बगैर दुपट्टे के ही उसके सामने सारे घर में घूमती रही। उसे छोटा भाई ज़रूर समझती थी, लेकिन मेरा छोटा भाई था नहीं। मेरा और उसके बीच देवर भाभी का रिश्ता था और मैं इस बात का ख्याल नहीं किया था। आजकल के दौर में जहाँ 13 साल का बच्चा भी हर बात से पूरी तरह वाकिफ़ होता है, मैं कैसे सोच लिया कि मेरा 17 साल का देवर बच्चा है। मैंने उससे कहा कि बेहतर यह है कि वह मुझसे दूरी बना ले और मुझे अपनी शक्ल तक न दिखाए। मेरे लिए उसके साथ एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया था। पिंटू ने मुझे फरियाद की थी कि यह बात मेरे भाई को ना बताऊं। मुझ में तो खुद इतना हौसला नहीं था कि मैं सुरेश को इतनी बड़ी सच्चाई कैसे बता सकती थी। वह बहुत शर्मिंदा था और अपने कमरे में चला गया, लेकिन मैं खुद भी अपनी नज़रों में गिर गई थी। मैंने फ़ौरन सुरेश को फ़ोन लगाया और उनसे कहा कि अब मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। आप तो खुद वापस आए, यहाँ मुझे अपने पास बुलाए। मेरी बात सुनकर सुरेश पहले तो हैरान हो गए, लेकिन मुझे अचानक क्या हुआ है। लेकिन मैं बार बार कहने लगी तो वह कहने लगे कि जल्द ही अपने पास बुला लेंगे। वह मुझे कुछ वक्त मांग रहे थे ताकि वह मेरी रहने का इंतज़ाम कर सके और अपनी माँ से भी इस बारे में बात करेंगे। मैं सुरेश से कहा कि वह 15 दिनों के अंदर अपने पास बुला ले, नहीं तो मैं हमेशा के लिए अपने घर लौट जाऊंगी। सुरेश ने वादा किया कि वह 15 दिन में आकर मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मैंने यह 15 दिन खुद को कमरे में बंद करके गुजारे। मैं पिंटू की शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी और जो कुछ भी हो चुका था उसे पूरी तरह भूल जाना चाहती थी। मेरी सास को अब भी अपने घर का होश नहीं था। उन्हें अपने घर से ज़्यादा सारे मोहल्ले की फिक्र थी। अगर वह दूसरों की खोज में रहने की बजाय अपनी औलाद का ख्याल रखती तो शायद पिंटू इस चीज़ का शिकार नहीं होता। पिंटू अकेलेपन का शिकार होकर अपना रास्ता भूल गया था। हर रिश्ते की एक हद होती है और मैंने अपने और पिंटू के रिश्ते की उस हद को भुला दिया था और उसी का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा था। मैंने अपने सारे पुराने लिबास जला दिए थे। अब मुझे एहसास था कि मैं इस घर में एक गैर के साथ मौजूद हूँ और मुझे उसने अपने आप को ढक कर रखना है। कभी कभी हम बहुत सी चीज़ों को छोटा समझ लेते हैं, लेकिन वह इतनी छोटी होती नहीं है जितनी की नज़र आती है। मुझे अपने दुपट्टे की कीमती होने का एहसास आज हुआ था जब मैं लूट चुकी थी। जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, आपसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने वजूद को संभाल कर रखें, बहुत कीमती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।